हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। सभी को राम राम। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी इस पॉलिटी की श्रृंखला में अभी तक हमने क्या किया। अब तक आपने देखा था कि हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो 22 भाग दिए गए हैं, उन 22 भाग में से भाग नंबर 5 के अंतर्गत आर्टिकल आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 के बीच, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 के मध्य संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि 5 टॉपिक थे या 5 पद थे। पहला, राष्ट्रपति। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार या पदभार ग्रहण करने के लिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और उसी मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उसी मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और हमने देखा था कि इन्हें संवैधानिक रूप से, इन सबको संवैधानिक रूप से सहायता और सलाह देने के लिए एक और पद का गठन किया गया था, जिसका नाम था भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताया गया था। यानी ये 5 पद थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था और हमने पढ़ा था। इसी के साथ साथ हमने कल की क्लास के अंतर्गत स्टार्ट किया था राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा था कि हमारे संविधान के आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये देखा था। इसी के साथ साथ हमने उसके निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की रीति, इसके बारे में देख लिया था। हमने साथ साथ देखा था कि निर्वाचक मंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा और किस प्रकार इसे चुना जाएगा। हमने साथ ही बताया था कि निर्वाचक मंडल के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से हमने बताया था दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी ऐड किया गया था। और इसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि क्यों निर्वाचित सदस्य को ही लिया गया था। इसके बाद निर्वाचन की रीति, और निर्वाचन की रीति कंप्लीट करने के पश्चात अब आगे देखते हैं। चलिए, इतना सब होने के बाद अब हम देखते हैं। हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का पद होगा, उसे चुन भी लिया, चुनने की जो प्रोसेस होगी वो भी देख ली। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार को, किसी प्रत्याशी को, किसी नागरिक को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे वह राष्ट्रपति बन सके। चलिए, यानी क्या देखना है, योग्यता। योग्यता, ठीक है। योग्यता किसकी? राष्ट्रपति की। तो देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 58 के अंतर्गत, कहां पे? संविधान के अनुच्छेद 58 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत 4 योग्यताएं बताई गई हैं। कौन कौन सी 4 योग्यताएं हैं, चलिए देखते हैं। नंबर एक, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। एक बात। दूसरी बात, 35 यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात,
लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगली बात और अंतिम बात, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। तो देखिए, ये 4 योग्यताएं हमारे संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पद को लेकर दी गई है। कौन सी? पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। अब देखिए, सबसे पहली बात, भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज पे फोकस करना है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि ये बात कही गई है कि वह भारत का जन्मा नागरिक हो, यानी उसके पास केवल और केवल भारत की नागरिकता होनी चाहिए, चाहे वह नागरिकता किसी भी प्रकार से, ठीक है, ली गई हो। ठीक है, चाहे वह जन्म के माध्यम से हो, उसके पास वंशकर्म के माध्यम से हो, या अन्य प्रकार से ली गई नागरिकता हो। ठीक है, चलिए, एक बात। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। 2 बात। तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पास वही योग्यता होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, वैसे तो इन योग्यताओं के बारे में आरपीए 1951 के अंतर्गत बताया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत जिक्र किया गया है। वैसे और यदि मैं मोटा मोटा जिक्र करूं इनका, तो जैसे भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के अंतर्गत उस प्रत्याशी का नाम जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, उसका नाम भारत के किसी भी क्षेत्र की निर्वाचन सूची के अंतर्गत होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात हम देखेंगे कि लाभ का पद क्या होता है कि लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो प्रत्याशी के रूप में है वह लाभ के पद पर आसीन न हो। हालांकि हमारे संविधान में ही इस बात की सुविधा कर दी गई है, यानी यह लिख दिया गया है कि नोट कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ तथा राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ तथा राज्य के मंत्री ये ऐसे पद होंगे जो कि लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। इसके अतिरिक्त यदि आप पूछते हैं कि लाभ के पद की परिभाषा क्या होगी, तो संविधान में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। ये जो अवधारणा है ये हमने ब्रिटेन से ली थी। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में इसका जो उद्भव हुआ था वो 1701 में हुआ था। ठीक है, ये लाभ के पद की जो बात की गई है वो कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। इसी के साथ साथ और क्या लिखा है संविधान में? लिखा गया है यदि अन्य किसी
पद को लाभ के पद की सूची से बाहर करना है। यदि अन्य किसी पद को लाभ के पद की सूची से बाहर करना है तो संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो ये थी भाई लाभ के पद की बात। ठीक है, इसी के साथ साथ ये ऐसी योग्यताएं थी जो संविधान के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये वो योग्यताएं थी जो किसके माध्यम से निर्धारित की गई थी, तो संविधान के माध्यम से। ठीक है, अब कुछ योग्यताएं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, निर्वाचन अधिनियम 1952 इसके माध्यम से ऐड की गई। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, इसके माध्यम से कुछ विशेषताओं को और ऐड किया। जैसे इसमें देखते हैं हम, जैसे पहली बात, वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होगा, वह 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है, इनके हस्ताक्षर कराएगा। यानी 50 विधायक या सांसद ऐसे होंगे, 50 विधायक या सांसद ऐसे होंगे जो कि उसके प्रस्ताव पर, ठीक है, जो कि उसके नामांकन पत्र पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। यानी वे बोलेंगे कि हाँ, ये पर्चा भरने के लिए, ये नामांकन के लिए रेडी यार, हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और 50 ऐसे अन्य विधायक इनसे अलग ऐसे होंगे जो फिर कहेंगे कि हाँ, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। अनुमोदन यानी समर्थन। ठीक है, यानी कितने विधायक होंगे, टोटल 100 विधायक या सांसद ऐसे होंगे, 100 विधायक या सांसद ऐसे होंगे जो इनका समर्थन करेंगे। किसका, जो प्रत्याशी नामांकन करेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ठीक है, 15,000 रुपये की राशि, 15,000 रुपये की राशि, ठीक है, जमानत के रूप में या जमानत राशि के रूप में, ठीक है, कितने रुपए, 15,000 रुपये, नामांकन कर्ता द्वारा जमा कराई जाएगी। ठीक है, नामांकन कर्ता के द्वारा जमा कराई जाएगी। और यदि प्रत्याशी या नामांकन कर्ता कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी। यह राशि जब्त कर ली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ, यदि भाई आप 15,000 रुपये नामांकन करने के साथ साथ आप 15,000 रुपये क्या करोगे, जमानत राशि के रूप में रखोगे। ठीक है, और यदि आप कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करते तो आपकी यह राशि जब्त कर ली जाएगी। तो ये थी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। ये क्या थी, ये थी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। ठीक है, ये राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कंप्लीट करने के बाद अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें। राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें, ठीक है, जो दी गई है आर्टिकल 59 के अंतर्गत। कहाँ दी गई है, आर्टिकल 59 के अंतर्गत क्या दिया गया है, राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें। ठीक है,
यानी हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, उसे कौन चुनेगा, यानी उसका निर्वाचक मंडल क्या होगा वो भी देख लिया। इसके बाद निर्वाचन की रीति क्या होगी वो भी देख ली। अब क्या देख रहे हैं हम, अब इससे पहले हमने क्या देखा, योग्यताएं क्या थी राष्ट्रपति पद के लिए, तो 4 योग्यताएं तो संविधान ने निर्धारित करी, और इसके बाद कुछ योग्यताएं किसने की, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखी गई। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद को लेकर क्या कुछ सेवा शर्तें संविधान के द्वारा प्रोवाइड की गई है। पहली बात क्या, राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, ठीक है, विधानसभा या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सदस्य नहीं होता। यानी क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि संसद का राष्ट्रपति अंग होता है। कैसे, देखिए मान ले ये है संसद, मान लेते हैं कि ये है संसद, ठीक है, और ये होगा इसका निम्न सदन लोकसभा, और ये हो गया राज्यसभा, और ये हो गया आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद के कितने अंग हो गए, संसद के 3 अंग हो गए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। यानी संसद का क्या हो गया, ये अंग हो गया, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। ये बात लिख दी गई हमारे संविधान में भी, आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 के अंतर्गत कह दिया गया कि राष्ट्रपति क्या होगा, संसद का अंग होगा, सदस्य नहीं होगा, संसद का अंग होगा, सदस्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कानून बनाने में उसकी भूमिका संसद के अंग के रूप में दी गई है। कैसे, देखिए यदि मान लो वो संसद के निम्न सदन का सदस्य होता या उच्च सदन का सदस्य होता, संसद के यदि वो किसी भी सदन का सदस्य होता तो वो क्या करता, ठीक है। तो जब कोई विधेयक या कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता, मान लिया लोकसभा में पहले पेश किया गया, यहाँ से पास हो गया, इसके पश्चात राज्यसभा में पेश किया गया, वहाँ बहस हुई और मतदान हुआ और यहाँ पर भी पास होगा। अब इसके बाद कानून को कहाँ भेजा जाता है, विधेयक को कहाँ भेजा जाता है, कहाँ, विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास जैसे ही विधेयक जाएगा, इसमें विधेयक पास होगा, इसमें विधेयक पास होगा, अब सिग्नेचर के लिए किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। यानी जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा, जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा, ठीक है, जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो विधेयक, वो बिल कानून बन जाएगा, वो विधेयक, वो बिल कानून बन जाएगा। यानी राष्ट्रपति की भूमिका यहाँ पर हो गई, राष्ट्रपति की भूमिका कानून बनाने में एक स्थान पर हो गई, ठीक है। यानी संसद के अंग के रूप में जिस प्रकार की भूमिका लोकसभा ने निभाई, जिस प्रकार की भूमिका राज्यसभा ने निभाई, उसी प्रकार की भूमिका राष्ट्रपति अकेला निभा रहा है, ठीक है। अब यदि वो किसी एक सदन का सदस्य होता तो एक बार तो वो अपनी भूमिका यहां पर निभाता, ठीक है। मान लो वो लोकसभा के सदस्य होता तो एक बार तो उस विधेयक को या उस बिल को पास करवाने में या उस विधायक पर अपने मत प्रस्तुत करने में यहां पर अपना योगदान देता और यहां पर भी अपना योगदान देता, यानी उसकी दोहरी भूमिका हो जाती। और हमारे संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की भूमिका को नकारा गया है। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब यदि आपके मन में प्रश्न आएगा, अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य भी है और राष्ट्रपति भी बन जाता है, फिर क्या होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी अंग का सदस्य है या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है
या तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य है या तो राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है। और ऐसा व्यक्ति यदि राष्ट्रपति चुन लिया जाता है फिर क्या होगा? तो ऐसी दशा में उसे संसद की सदस्यता का या राज्य विधानमंडल की सदस्यता का त्याग करना होगा, यानी उसे संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता त्यागनी होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये बात क्लियर होगी, यानी वह संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि बनता है तो सदस्यता त्यागनी पड़ेगी भाई। ठीक है, आप एक पद पर रह सकते हो, यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, आप केवल और केवल एक पद पर रह सकते हो, यानी अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात कही गई है कि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होगा, लाभ का पद नहीं होगा, या राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता। ठीक है, मैं राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता, लाभ के पद के बारे में, ठीक है, मैं इससे पहले योग्यता में बता चुका हूं। ठीक है, इससे आगे, ठीक है, नेक्स्ट बात, इसके कार्यकाल के दौरान इसके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, कमी नहीं की जा सकती। इससे अगला, राष्ट्रपति को बिना किराया दिए शासकीय आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया आपकी सेवा शर्तें। ठीक है, ये 4 सेवा शर्तें हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, यानी सेवा शर्तें भी हो गई, योग्यता भी हो गई, सेवा शर्तें भी हो गई। ठीक है, यानी हमने बता दिया कि भाई राष्ट्रपति महोदय, आपका जो वर्णन है संविधान में आर्टिकल 52 के तहत किया गया है। आपको कौन चुनेगा, आपको ये भी बता दिया गया। अब जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी है, ठीक है, उनसे ये भी बता दिया गया कि भाई निर्वाचन की रीति क्या होगी। फिर उसके बाद में ये भी बता दिया गया कि भाई आपकी योग्यता क्या होगी आर्टिकल 58 के तहत। अब हमने आर्टिकल 59 के तहत ये भी बता दिया कि भाई आपके पद की सेवा शर्तें क्या होगी। अब राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि भाई इतना सब कुछ, या राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो महोदय साहब हैं वे क्या कह रहे हैं? ठीक है, वे कह रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ बता दिया, चलो अब शपथ के बारे में भी बता दो। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। ठीक है, शपथ। शपथ, ठीक है जी। तो शपथ कहाँ में है? शपथ है आर्टिकल 60, हमारे संविधान के आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। अब राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? पहली बात, क्या शपथ लेता है? दूसरी बात। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
ठीक है, या हम कह सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में सॉरी उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, शपथ लेता है, ठीक है। किसके समक्ष शपथ लेता है? या तो वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेता है, पहली बात, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, या इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष शपथ लेता है, ठीक है। एक बात, अब क्या शपथ लेता है या शपथ के रूप में क्या शपथ ग्रहण करता है बेसिकली राष्ट्रपति, ये देखते हैं, ठीक है। पहली बात, क्या शपथ लेता है? पहली बात, राष्ट्रपति कहता है कि मैं क्या करेगा, अपने पद यानी राष्ट्रपति पद, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति पद के कृत्यों का या कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, एक बात। दूसरी बात, और क्या जी, संविधान का संरक्षण और परिरक्षण और वह संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, ठीक है, संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेता है। और क्या लेता है, और क्या कहता है कि भारत की या भारत के लोगों की सेवा में, कल्याण और सेवा में निरत रहूंगा, ठीक है, ठीक है, ये शपथ लेता है राष्ट्रपति। बेसिकली राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है कि राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, यानी जो कर्तव्य है मुझे राष्ट्रपति होने के नाते संविधान के द्वारा या राज्य के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, मैं उनका निर्वहन करूंगा, एक बात। दूसरी बात, चूंकि राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है या राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसके अनुसार उसका दायित्व संविधान के प्रति भी बनता है। इसलिए वो क्या लेता है, वो कहता है कि मैं संविधान का संरक्षण, यानी संरक्षण अर्थात उसे बचाकर रखूंगा, बचाए रखना, परिरक्षण बनाए रखना, जिस प्रकार परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, जिस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फ्रिज में क्यों रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं उस चीज़ को नष्ट होने से बचाने के लिए, उस चीज़ को नष्ट होने से बचाने के लिए। तो इसे क्या कहते हैं? परिरक्षण, यानी वह संविधान का क्या करेगा? संरक्षण करेगा, परिरक्षण करेगा और प्रतिरक्षण करने की। प्रतिरक्षण मतलब बाहरी हमले से बचाना, ठीक है। तो इस प्रकार की शपथ लेता है। इसी के साथ साथ कहता है कि मैं भारत के लोगों के कल्याण और सेवा में, भारत के लोगों के कल्याण और सेवा में निरत रहूंगा, यानी भारत के लोगों के कल्याण और सेवा में लगा रहूंगा।
ठीक है, तो ये हो गई शपथ, ये हो गई बेसिकली राष्ट्रपति की शपथ। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं अगली बात, राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें होने के बाद अब देखते हैं कार्यकाल। ठीक है, ठीक है, चलिए क्योंकि हमने क्या क्या कर लिया, हमने देख लिया कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, उसका निर्वाचक मंडल के बारे में बात कर ली, निर्वाचन की रीति के बारे में बात कर ली, शपथ के बारे में बात कर ली, उसकी योग्यता के बारे में बात कर ली और उसकी सेवा शर्तों के बारे में बात कर ली। अब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कह रहा, अच्छा यार एक बात और बताओ कि क्या मैं दोबारा भी चुना जा सकता हूँ? क्या संविधान में या संविधान निर्माताओं ने कोई ऐसा प्रोविजन किया है कि हम दोबारा चुने जा सकते हैं? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ। ठीक है, कहाँ पर? तो आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 57 में कहा गया है, अनुच्छेद या आर्टिकल 57 में कहा गया है कि वर्तमान राष्ट्रपति या वर्तमान में जो कार्यरत राष्ट्रपति है वो अपने अगले कार्यकाल के लिए भी योग्य होगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 57 में बता दिया गया है कि वो कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है, ये बात कहाँ की गई? आर्टिकल 57 में एक बार चुना गया राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक 2 बार चुने जा चुके हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चलिए, और वो ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? कार्यकाल की। ठीक है, कार्यकाल, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय पूछ रहे हैं कि भाई ये तो बता दो कि मेरा कार्यकाल कितना होगा। आपने सब कुछ बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि भाई आर्टिकल 52 के आपके संविधान के आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पद होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बता दिया आपने कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि चुनेगा कौन। ठीक है, योग्यता क्या होगी ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि सेवा शर्तें क्या होगी, शपथ भी दिला दी, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई मुझे कितने दिन के लिए चुना जाएगा। तो अब बताते हैं राष्ट्रपति महोदय कि आप कितने दिन के लिए चुने जाओगे, यानी कि कार्यकाल। तो आर्टिकल 56 के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे ही आपने शपथ ली, यानी जैसे ही आपने शपथ लेने के बाद पद ग्रहण किया, यानी पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, 5 वर्ष की अवधि तक, ठीक है, तो कितना कार्यकाल होगा इनका? तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, कब तक? पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक। ठीक है, क्लियर? अब राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन क्या मैं इस पद को छोड़ भी सकता हूं या पद त्याग भी कर सकता हूं? तो यदि पद मुक्ति के बारे में, ठीक है, तो आर्टिकल 56 में ही बताया गया है क्या? पद मुक्ति, पद मुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 56(1) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 56(1) क्या कहता है? आर्टिकल 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। यानी आर्टिकल 56 क्या कह रहा है? आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहता है, अपना इस्तीफा देना चाहता है, तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा स्पीकर को तुरंत उपराष्ट्रपति उसकी सूचना देगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अच्छा यदि ये तो बात हुई यदि त्यागपत्र दिया, इसी के साथ साथ एक तरीका और है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है,
उसकी बात भी आर्टिकल 56 में ही की गई है। क्या कहा गया है, ठीक है, देखिए अब देखिए, हमने अभी अभी बताया था कि जो राष्ट्रपति का पद है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख है और शपथ के रूप में राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मैं संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, यानी संविधान को सुरक्षित रखने की बात कर रहा है। तो यदि संविधान का उल्लंघन करता है फिर क्या होगा, यदि राष्ट्रपति संविधान का या अपने संवैधानिक पद का उल्लंघन करता है या संविधान का उल्लंघन करता है फिर क्या होगा। तो यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे आर्टिकल 61 में वर्णित महाअभियोग की रीति या प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, ठीक है, एक बात, ठीक है, यानी यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे आर्टिकल 61 में वर्णित महाभियोग की रीति के आधार पर हटाया जा सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान के अंतर्गत केवल और केवल 2 स्थान पर महाभियोग शब्द का जिक्र किया गया है, एक तो आर्टिकल 56 में और दूसरा आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 56 में बताया कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्या चलाया जा सकता है सर? महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। और यदि उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग की रीति आर्टिकल 61 में दी गई है, यानी आर्टिकल 61 में दी गई रीति के अनुसार महाभियोग चलाया जा सकता है। अब जो ये महाभियोग का कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया? महाभियोग का जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो हम यहीं पर लिख लेंगे, इस अवधारणा को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया या लिया, ठीक है सर। कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में हमारे यहाँ तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, लेकिन अमेरिका में अन्य आधारों पर भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाए जा सकते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 61 में जो प्रक्रिया दी गई है वो प्रक्रिया आखिर क्या है। चलो आर्टिकल 61 में दी गई प्रक्रिया, टॉपिक क्या है सर? महाअभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। चलिए अब जो ये कहां पर है जी? संविधान के आर्टिकल 61 में, ठीक है। चलिए देखते हैं।
संविधान के आर्टिकल 61 या आर्टिकल 61 के अंतर्गत बताया गया है। क्या बताया गया है? देखिए क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात जो महाभियोग है वो कैसी प्रक्रिया है? महाअभियोग संसदीय प्रक्रिया है। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया है। एक बात, अब महाभियोग लगाया कैसे जाता है? महाभियोग लगाया कैसे जाता है? तो महाभियोग का आरोप संसद के, ध्यान दीजिएगा यहां पर, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, जबकि अमेरिका, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया? अमेरिका से, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक है, अमेरिका में जो महाभियोग का आरोप लगाता है वो केवल और केवल निम्न सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लगाता है। ठीक है, सीनेट का वहां पर इसमें कोई रोल नहीं होता। जबकि हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ महाभियोग का जो आरोप है वो संसद का कोई भी सदन या संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी दूसरी बात, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाअभियोग महाअभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। यह महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। हमारे यहाँ पर ऐसा रूल है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मान लो संसद के किसी एक सदन ने राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। ठीक है, तो क्या महाभियोग डायरेक्टली चलाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि संसद का कोई सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाता है या कोई आरोप लगाता है, संविधान के उल्लंघन का कोई आरोप लगाता है, तो वो अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब कुछ शर्तें पूरी होंगी। यानी कुछ शर्तें दी गई है महाभियोग चलाने से पहले। पहली शर्त क्या है? क्या दी गई है? तीसरी बात, कुछ शर्तें। ठीक है, पहली शर्त क्या है सर? पहली बात, ठीक है, जिस सदन द्वारा महाभियोग, ठीक है, या आरोप लगाया गया है, ठीक है, वह आरोप, ठीक है, सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है सर, यानी जिस सदन ने भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया है, इम्पीचमेंट लगाया है या आरोप लगाया है, ठीक है, संविधान के उल्लंघन का आरोप यदि कोई सदन लगाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यदि कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा रहा है, ठीक है, तो उस सदन के 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर उस आरोप पर होने चाहिए। कैसे? जैसे मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो राज्यसभा ने आरोप लगाया, ठीक है, किसने लगाया? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? ध्यान दीजिएगा, महाभियोग के दौरान मनोनीत सदस्य भी होंगे और निर्वाचित सदस्य भी होंगे। जबकि जब हमने इसके निर्वाचन की बात की थी तो केवल और केवल राष्ट्रपति को चुनने में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था और विधानसभा के निर्वाचित सदनों से ने भाग लिया था। जबकि यहाँ राज्य विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है।
जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा थी उनका कोई रोल नहीं है, यहाँ केवल और केवल संसद का रोल है। और संसद में भी जो संसद के सदस्य हैं वे निर्वाचित भी इसके हटाने में शामिल होंगे और मनोनीत भी शामिल होंगे। ठीक है, मनोनीत भी, यानी राज्यसभा के जैसे मान लो राज्यसभा ने आरोप लगा दिया तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं टोटल, तो 245। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जिस सदन ने आरोप लगाया है यानी राज्यसभा ने आरोप लगाया है तो वह आरोप सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी कितने सदस्य करेंगे, 1/4 सदस्य। यदि 1/4 कितने बैठ जाएगा, देखिए 4 6 24 4 4 यानी लगभग 62 लगाकर चलो। ठीक है, कितने, लगभग 62 सदस्यों के हस्ताक्षर उस आरोप पर होने चाहिए। यह हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, यदि इसके अतिरिक्त लोकसभा होता तो 543 को हम ऐसे ही डिवाइड कर देते 4 से। ठीक है, क्लियर। चलो, यह हो गई सर पहली शर्त। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड शर्त की, यानी दूसरी कंडीशन क्या है। देखिए सेकंड कंडीशन है लगाया गया आरोप संकल्प के रूप में होना चाहिए। संकल्प के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यानी आपने आरोप लगा दिया। ठीक है, यदि आपने एक बार आरोप लगा दिया तो आप पीछे मत हटिएगा। ठीक है, यानी आपने जो आरोप लगाया वो एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। ठीक है, दो शर्तें हो गई। एक शर्त और है, वो क्या है, तीसरी शर्त। ठीक है, आरोप लगने के या महाभियोग चलने के या जिस दिन सदन में बहस होगी, ठीक है, उस महाभियोग पर, ठीक है, तो उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति के पास नोटिस चला जाना चाहिए। ठीक है, कि भाई साहब आपके ऊपर आरोप चलाया जाएगा, यानी यह आरोप राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व के नोटिस पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। यदि आप इन कंडीशन को पूरी करते हैं, पूरा करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी। अब यदि आपने तीनों कंडीशन पूरी कर दी, ठीक है, यदि आपने ये तीनों कंडीशन पूरी कर दी, फिर क्या होगा, फिर देखिए क्या होगा, फिर 14 दिन पश्चात, यानी नोटिस दे दिया आपने तो 14 दिन बाद उसी सदन में किस सदन में, जिस सदन ने आरोप लगाया था उसी सदन में चर्चा होगी यानी बहस होगी और मतदान होगा। चर्चा होगी और मतदान होगा। क्या होगा सर, चर्चा होगी और मतदान होगा। और यदि सदन के 2/3 सदस्य उसे पारित कर दे तो यही प्रक्रिया दूसरे सदन में चलाई जाएगी। ठीक है, दूसरे सदन में चलाई जाएगी। यानी 14 दिन बाद क्या होगा, 14 दिन बाद वो आरोप उसी सदन में पेश किया जाएगा जिस सदन ने आरोप लगाया था।
और उस पर सदन के भीतर क्या होगा, बहस होगी, पक्ष विपक्ष में बहुत बहस होगी, चर्चा होगी उस महाभियोग पर, ठीक है। और चर्चा के बाद मतदान होगा। यदि 2/3 सदस्य राष्ट्रपति को उस सदन के यदि 2/3 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दें तो यही प्रोसेस दूसरे सदन में होगी। इस बीच में क्या होगा, राष्ट्रपति को अपनी सफाई प्रस्तुत करने का, अपनी सफाई पेश करने का पूरा अधिकार होगा। अब जैसे ही प्रस्ताव पहले सदन में 2/3 सदस्यों के द्वारा पास हो जाएगा, जिस सदन ने आरोप लगाया, यदि उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो सदन की यह प्रक्रिया दूसरे सदन में भी इसी प्रकार दोहराई जाएगी। यानी अब यहां से पास होते ही मान लो राज्यसभा ने आरोप लगाया था, अब राज्यसभा की प्रोसेस हो गई पूरी, 2/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब जो प्रस्ताव है वो कहां पर भेजा जाएगा, वो संसद के दूसरे सदन यानी लोकसभा में भेजा जाएगा। अब लोकसभा में भी इस प्रस्ताव पर क्या होगा, चर्चा होगी, फिर मतदान होगा। और यदि मतदान में 2/3 सदस्य, यदि मतदान में 2/3 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो राष्ट्रपति को उसी क्षण से हटा हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी महाभियोग की, ठीक है। यह टोटल प्रोसेस किसकी थी सर, इम्पीचमेंट की। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट कैसे लाया जाता है, कैसे लगाया जाता है,